नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर। टीआरबी की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि मध्य प्रदेश आगजनी की घटनाओं में पूरे देश में अव्वल बना हुआ है। और क्यों बना हुआ है अव्वल, क्या वजह है, ये जानने हम अरेरा कॉलोनी के एक मार्केट में आए हैं। और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है जो बिल्डिंग कमर्शियल है, जिसमें कई सारे दफ्तर हैं, 4 मंजिला ये इमारत है। इसका हम जायजा लेंगे कि आखिर इसमें सेफ्टी नॉर्म्स हैं या नहीं है, आग से बचाव के कोई इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि बिल्डिंग जब निर्मित की गई होगी तो जाहिर है फायर सेफ्टी के लिए जो फायर के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग एनओसी भी ली गई होगी। लेकिन एनओसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर व्यवस्था है या नहीं, ये हम जानेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अरेरा कॉलोनी का जो इलाका है वहां पर परिजात कॉम्प्लेक्स में। ये पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मैं आपको दिखाऊं तो ये जो 3 फ्लोर का कॉम्प्लेक्स है, ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर 4 फ्लोर होते हैं। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में दर्जनों ऑफिसेस हैं, दर्जनों चैम्बर हैं, कमर्शियल ऑफिस है। लेकिन अगर पूरी बिल्डिंग की हम बात करें तो लेफ्ट से राइट तक अगर हम नजर दौड़ाएं और कैमरे से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ कहीं भी इमरजेंसी के कोई एग्जिट नहीं है, कोई स्मोक डिटेक्टर नहीं है, कोई फायर अलार्म सिस्टम नहीं है, किसी तरह की कोई इमरजेंसी पाइपलाइन नहीं है, जिससे कि जो अगर आगजनी की घटना इस बिल्डिंग में होती है कमला नेहरू अस्पताल की तरह, तो वहां से आग बुझाई जा सके। कुछ यहाँ पे चैम्बर हैं, कुछ ऑफिसेस हैं, उनके लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ काम करते हैं। सर आप बताइए, आपका क्या चैम्बर, क्या काम करते हैं आप यहाँ? मेरा शेयर ब्रोकिंग का चैम्बर है यहाँ पर। जो भोपाल में आगजनी की घटनाएं हुई हैं और अभी एक रिपोर्ट में आया है कि अपना मध्य प्रदेश आगजनी की घटनाओं में नंबर 1 है पूरे भारत में, तो क्या वजह लगती है आपको इस बिल्डिंग को देखकर? इस बिल्डिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनक्रोचमेंट एंड वाटर। ना हाउसिंग बोर्ड ने हमें वाटर दे रहे हैं और ना इनक्रोचमेंट के लिए वो कुछ करते हैं। हम लोग अपने स्तर पे जितना कर पाते हैं, इनक्रोचमेंट उतना हटवाते हैं, पानी हम लोग बाहर से वो करते हैं, और ना कोई पाइपलाइन उन्होंने दिया हुआ है, और हमेशा पैसे भी हमसे चार्ज करते रहते हैं समय समय पर। ये प्रॉब्लम चल रही है बिल्डिंग में। चार्ज तो करते हैं लेकिन व्यवस्थाएं नहीं देते। सर आप बताइए, आप तो जानते ही होंगे कि कोई बिल्डिंग जब बनती है तो फायर विभाग से भी एनओसी लेनी होती है कि हमने सारे नॉर्म्स यहाँ फॉलो किए हैं। आप यहाँ काम कर रहे हैं, क्या लगता है बिल्डिंग में है सारी व्यवस्थाएं? ये सारी व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना ही यहाँ सफाई की व्यवस्था है। यहाँ ना कोई आता है और ना कहीं कभी इस चीज़ से बचाव की जो इंतजाम होना चाहिए वो यहाँ है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कितने एंट्रेंस है भाई साहब यहाँ पर? ये सिंगल एंट्रेंस है। कोई इमरजेंसी एग्जिट है क्या जिससे बाहर जाए? नहीं, कोई एंट्रेंस नहीं। कोई आपको फायर अलार्म सिस्टम या स्मोक डिटेक्टर? नहीं, कोई डिटेक्टर नहीं है। तो आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई? आप बताइए, कभी नहीं बोला कि जो बिल्डिंग मालिक से जरूरत नहीं पड़ी? हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग है ये, ऐसी जरूरत नहीं पड़ी आज तक। आपने हाउसिंग बोर्ड से कभी नहीं कहा कि हम जहाँ रह रहे हैं सेफ्टी होनी चाहिए? अभी तभी का है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो घटनाएं होती हैं वो नंबर 1 है पूरे देश में, तो आपको लगता है कि ये होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए, हर बिल्डिंग में होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद नहीं है, तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? हाउसिंग बोर्ड बताएगी। आप बताइए सर, प्रशासन से जो एनओसी लेते हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, डेफिनेटली प्रशासन जिम्मेदार है हर चीज़ के लिए। इसकी सुविधाएं होना चाहिए। यहाँ ये बना के चले गए, आधे से ज़्यादा ऑफिस वाले लोग यहाँ परेशान हैं। अगर बात की जाए अग्नि हादसों के मामलों की और सरकारी इमारतों में होने वाली इस तरीके की दुर्घटनाओं की, तो एनसीआरबी के आंकड़े जो है उनमें ये खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पे है। और सबसे बड़ी वजह है कि जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनका कहीं ना कहीं पालन नहीं किया जाता। जबलपुर की अगर बात की जाए तो जबलपुर में भी ऐसे कई हादसे सामने आए हैं जिनमें कई लोगों की जान गई है और भारी संपत्ति को जो नुकसान है वो पहुंचा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिन विभागों को जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं उदासीन रवैया अपनाते हैं। जो समय समय पर फायर ऑडिट होना चाहिए वो नहीं किया जाता और यही ऐसे हादसों की बड़ी वजह बनती है। अगर समय समय पर नगर निगम और बाकी विभाग जो है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहें तो कहीं ना कहीं ऐसे हादसों पर लगाम जो है वो लगाई जा सकती है। अगर बात की जाए तो ऐसे कई हादसे हाल ही में हुए हैं जिनमें ये सामने आया है कि जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको नहीं जांचा गया, नहीं परखा गया, जिनकी वजह से ऐसे हादसे कहीं ना कहीं होते रहे। एक बार फिर अब जब एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई है और ये खुलासा हुआ तो अब देखना होगा कि विभाग जो है वो कितना जागता है और अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाता है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन जिम्मेदारों के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है
वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते और ऐसे बड़े हादसों की वजह जो है वो यही कारण बनते हैं। हमीदिया अस्पताल में आगजनी होने के बाद जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई, हालांकि जिला प्रशासन वहां पर 4 बच्चों की मौत के दावे कर रहा है। अब इसका असर और उस आगजनी की आग छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने लगभग 10 से 12 टीम ऐसी बनाई है जो फायर ऑडिट करेगी। राजधानी की सभी आवासीय बहुमंजिला इमारतों, व्यावसायिक परिसरों और अस्पतालों का वह इस तरीके से यहाँ पर आकलन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और इसके बाद सारी चीजें तय होंगी कि कहाँ पर फायर सिस्टम नहीं है। हमारे पीछे कलेक्टर के सामने रायपुर विकास प्राधिकरण का वह भवन है जहाँ पर फायर सिस्टम ही नहीं है और यहाँ पर लगभग सैकड़ों की संख्या में न केवल ऑफिस है, न केवल यहाँ पे दुकानें संचालित है, फोटोकॉपी का व्यवसाय यहाँ संचालित होता है और सैकड़ों दुकानें इस परिसर में है, लेकिन अब तक यहाँ पर फायर सिस्टम ही नहीं बनाया गया है। तो कलेक्ट्रेट के सामने ही जब यह हाल है तो राजधानी की अन्य इमारतों पर क्या होगा। एक पखवाड़े पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुलिस अधीक्षकों की आईजी की कॉन्फ्रेंस ली, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हुआ, उल्टा पुलिस और ढीली हो गई। अब एक बार फिर भूपेश बघेल ने अपने तेवर दिखाते हुए दो टूक कहा है कि सुधर जाओ वरना मुझे सुधारना आता है। देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पुलिस को सुविधाएं बढ़ाई जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन पुलिस है कि अपने पुरानी परंपरा पर अब भी काम करती नजर आ रही है। बात वसूली की हो या किसी भी तरह के कर्तव्य के पालन की, तो कहीं भी पुलिस की कर्तव्य पालन नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से राजधानी समेत पूरे प्रदेश भर में चाकूबाजी की घटनाओं से लेकर हुक्का बार तक खुलेआम धड़ल्ले से चल रहे हैं। एक तरफ तो मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इनके संरक्षण में हुक्का बार पूरी तरह से संचालित हो रहे हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री की धमकी का असर कितना होता है और पुलिस में कितना सुधार आता है। छिंदवाड़ा में मौसम ने एकदम से करवट बदली है। छिंदवाड़ा में जो है ठंड पड़ने लगी है। वैसे देखा जाए तो इस बार छिंदवाड़ा में जो ठंड है उसने पहले ही दस्तक दे दी थी। हमेशा जो है दिवाली के बाद ठंड पड़ना शुरू होती है, लेकिन इस बार दिवाली के पहले ही जो है ठंड का मौसम आ गया था। हालांकि दिन में जो है तेज धूप हो रही है, लेकिन रात को जो है पारा बेहद गिर जा रहा है। अभी जो है आसमान साफ है, थोड़ा जो है जरूर सूरज की तेजाई कहीं ना कहीं कम हुई है। मैं छिंदवाड़ा के मौसम विभाग में खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ जो तकनीक अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। मैं इनसे जानता हूँ कि आने वाले समय में जो छिंदवाड़ा का मौसम है वो किस तरह से आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, अभी मौसम जो है बारिश की संभावना तो फिलहाल छिंदवाड़ा में नहीं दिखाई दे रही है। जो अरब सागर में तूफान उठा था उसका असर हमारे यहाँ छिंदवाड़ा तक नहीं है। बादल छाए रहेंगे, 5-6 दिन अभी जो है हल्के से मध्यम बादल दिखाई दे रहे हैं, परंतु बारिश की संभावना नहीं है। सूरज में जो गर्मी है सर वो बिल्कुल दोपहर का तापमान आपको थोड़ा सा नॉर्मल मिलेगा, पर रात में रातें जो है अब ठंडी आगे दिखाई दे रही हैं, तो रात का पारा गिरने की संभावना है और दिन में अभी थोड़ा सा तेज रहेगा। ठंड किस तरह से पड़ने वाली है इस बार छिंदवाड़ा में? क्या इस बार मध्यम ठंड है, थोड़ा सा जो नॉर्मल था उसके हिसाब से। अब जैसे आप बता रहे थे कि समय से पहले थोड़ा सा ठंड अपने यहाँ आ गई है, तो ये लंबे समय तक चलने वाली है। बाल अधिकार संरक्षण पखवाड़ा चल रहा है और इसके चलते तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बच्चों के बीच लोग पहुंच रहे हैं, संस्थाएं पहुंच रही हैं और उनको बता रही हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, किस इंसान का क्या इंटेंशन है जो वो उनको छू रहा है, वो कैसे उनको पहचानना है, किस तरह अपनी आवाज़ को रखना है, क्या हेल्पलाइन नंबर है, माता पिता को कैसे बताना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर इन बच्चों को जो है समझाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम छोटे छोटे बच्चे स्कूल के यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सीख रहे हैं कि किस तरह जो है हमें अपनी आवाज़ रखनी है। मैं स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं उनसे जानता हूँ, मैम किस तरह इन बच्चों को जागरूक करने का काम इस बाल अधिकार संरक्षण पखवाड़े के अंतर्गत किया जा रहा है?
मिसेस शेफाली ठेंगे के द्वारा इस सप्ताह के अंतर्गत हमारे स्कूल शासकीय नवीन जवाहर विद्यालय में आकर के और ये आयोजन किया गया। छोटे बच्चों को, बहुत ही छोटे बच्चों को जिनको बहुत कम समझ होती है, उनको अवेयर करने के लिए ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। और इस कार्यक्रम में उनके द्वारा बताया गया बच्चों को कि किस तरह से अपने प्राइवेट पार्ट्स, गुड टच, बैड टच की जानकारी, यदि कोई गलत तरीके से टच करता है तो बच्चों को समझाया गया कि उसकी जानकारी वो अपने माता पिता को दे, अपने गुरुजनों को दे, टीचर्स को दे और इसमें कोई हेजिटेशन ना रखे। इस तरह जो मैडम आपको समझा रही हैं, क्या समझ में आया आपको? समझ में आया कि गुड टच, बैड टच जो करता है तो अपने मम्मी पापा को जाके बताना चाहिए या फिर टीचर से शेयर करना चाहिए। आपको क्या समझ में आया? अच्छा बुराई का साथ देना चाहिए। जो अपन को कुछ करता है तो चॉकलेट देता है तो अपन को नहीं लेना चाहिए। और आप बताओ, आपको क्या समझ में आया? हमको नो गो टेल। नो। चलिए देखिए, ये बच्चियों ने बड़ा अच्छे तरीके से बताया है। इन्होंने बताया कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, इसकी जानकारी इनको दी जा रही है। अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स को किस तरह इन्हें बताना है, अपने गुरुओं को किस तरह इन्हें बताना है। बाकायदा जो है इनको चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है बच्चों को रटाया जा रहा है इस संस्था द्वारा। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाल शोषण के जब मामले सामने आते हैं तो बेहद दिल दुखता है। तो इन तमाम चीज़ों से, इन जागरूकता अभियानों से जो है ये बच्चे जागरूक होंगे और अपनी सुरक्षा खुद कर सकेंगे। आज अनूपपुर से पुष्पराजगढ़ जाने के बैहार घाट पर फिर एक दुर्घटना घटित हुई है। इस दुर्घटना में 15 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कटनी के एक अमरकंटक विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बबीता सिंह और उनके परिवार की एक बारात जा रही थी जो कटनी से फिर अजमेर पकड़ना था। यहाँ पे दुर्घटना में अपने कैमरामैन से कहूँगी दिखाई इसको, ये जो बस है ये किस तरह से पलटी हुई है। जरूर एक चीज हुई है कि कोई गंभीर हादसा, किसी की मौत इस पे नहीं हुई, लेकिन कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि पिछले 4 महीने से किरण घाट जो है वो बन रहा है। एमपी विकास प्राधिकरण जो है, मध्य प्रदेश रोड अथॉरिटी जो है उसको बना रही है एमपीआरडीसी, लेकिन बना नहीं पा रहे। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं कि क्या जिम्मेदार इस तरह की घटना से किसको जिम्मेदार। कई बार घटनाएं हो चुकी है। जैसे कि अभी आपके स्थानीय रिपोर्टर ने बताया कि विगत 4 माह से वो रोड बंद है, मगर यहाँ का जो जिला प्रशासन है, राजनीतिक सुनेता है, इस कदर हावी हो चुकी है कि इन लगातार घटनाएं जिले में हो रही है सड़क पर। और ये पहाड़ी जो है बैहार घाट के नाम से जानी जाती है और इतनी खतरनाक है कि आए दिन घटनाएं होती है। मगर यहाँ का राजनीतिक सुनेता, प्रशासनिक सुनेता एक बड़ी घटना के इंतजार में है। आज तो एक सुखद मान लीजिए आपकी इतनी बड़ी घटना होने के बाद किसी की मौत नहीं हुई, मगर प्रशासन और यहाँ का जो स्थानीय राजनीतिक लोग हैं वो इस बात के इंतजार में बैठे हैं कि जब कई लोगों के घर में एक साथ मातम छाएगा तब इस ओर ध्यान देंगे। हम आपको बताएं किरण घाट लगातार पिछले 4 महीने से बंद है, मगर प्रशासन को दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो वाकई किरण घाट के न बनने के बाद जो ये घाट है, ये वाकई जो है बहुत खतरनाक है और कई दुर्घटनाएं, कई बसें पलट चुकी हैं, कईयों की मौत हो चुकी है, लेकिन ना तो जिला प्रशासन जाग रहा है, ना एमपीआरडीसी जाग रहा है। पिस रही है इन दोनों के लापरवाही और अकर्मणता के बीच में। माता जी में पूजा अर्चना की गई है पूरी विधि विधान के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र में। सर, किस तरह से ये पर्व मनाते हैं? आज गोपा अष्टमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा संचालित गौशाला में यहाँ गौ माता की और गोवर्धन भगवान की पूजा की गई और साथ में गौ अमृतम का किसानों को वितरण किया जाएगा, जिससे कि वह खेती जैविक रूप से करें और हमारी कीटनाशक जो जमीन को खराब करते हैं, बीज को खराब करते हैं, अन्न को खराब करते हैं, ऐसे कीटनाशक से बचा करके धरती माता का और पर्यावरण का संरक्षण करें। इसी कामना से आज गोपाष्टमी का आयोजन किया गया है और हर एक कार्यकर्ता जैसे गौ माता की सेवा कर रहा है, ऐसे संपूर्ण समाज गौ माता की सेवा करे, उसका संरक्षण करे और अपने घर में एक गाय पाले अथवा घर में जगह नहीं होने पर एक गाय को गोद ले, ऐसे हम अभिलाषा करते हैं। इसी कामना से कार्यक्रम किया जा रहा है। गोपाष्टमी पर्व के मौके पर किसानों को गौ अमृत से बोलते हैं, वहाँ से विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे क्या होता है ये सब जो खेती किसानी के लिए किस तरह से ले? गौ अमृत जो है वो एक खेती के लिए अमृत है और इससे जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं और जो हमारी भूमि में हानिकारक जो भी तत्व हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। एक वर्ष में इसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं और हमारे लिए जो अन्न है जहर मुक्त अन्न मिलता है। ये इसमें क्या है, एक तो 62 प्रकार के बैक्टीरिया हैं
और ये बैक्टीरिया जो देसी गौ माता की छाछ, गुड़, इनको मिला के बनाए जाते हैं। विशेष रूप से तैयार किया जाता है और आज गोपाष्टमी पर्व के मौके पर किसानों को ये भेंट किया जाएगा। निश्चित हम इस समय सुल्तानपुर की सबसे वीआईपी कॉलोनी, सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में मौजूद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि रसूखदार ठेकेदार ने यहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं, कितनी सुविधाएं दी हैं, कितने नल, सड़क, पानी की सुविधा दी है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है ठेकेदार द्वारा कॉलोनी काटने के समय पे मौजूद उनके द्वारा दर्शाए गए दस्तावेज। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि गंदगी का आलम ये है, यहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, किसी प्रकार की यहाँ कोई सुविधा, यहाँ पर जो महंगे दामों पर प्लाट खरीदने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। यूं कह सकते हैं कि सीधा उनकी जेब पर डांका डाला गया है। लेकिन प्रशासन, गोहरगंज प्रशासन की मिली भगत से इस रसूखदार ठेकेदार कॉलोनाइजर द्वारा अभी भी भोली वाली जनता को गुमराह किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कॉलोनी के नाम पर, विकसित कॉलोनी के नाम पर यहाँ पर भोली वाली जनता को प्लाट बेचे जा रहे हैं। जब अगर अनुमतियों की बात करते हैं तो ना इस ठेकेदार, रसूखदार ठेकेदार नजीब खान के पास ना तो खुद का लाइसेंस है कि वो खुद कॉलोनाइजर हो, ना ही टीएनसी प्लानिंग की कोई अनुमति है और ना ही नगर परिषद सुल्तानपुर की कोई भी अनुमति इस ठेकेदार के पास है। इंडिया न्यूज लगातार लोगों की समस्याओं एवं जन जागरूक के लिए लगातार अभियान चलाता है और कोशिश करता है कि लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। छतरपुर के माध्यम से हम छतरपुर से दिखा रहे हैं, जो हाईवे बना हुआ है उसमें लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण एक सिर्फ कारण मवेशी बने हुए हैं। जब प्रशासन की वही बात की जाए तो प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरत रहा है। और जो खजुराहो से झांसी का जो हाईवे 4 लाइन बना हुआ है वह अब छतरपुर से लेकर के बमीठा तक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वहां की बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में वहां पर अभी तक पिछले कुछ महीने के बीच में हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की घायल और हाथ पांव टूटे हैं। और वहीं बात की जाए तो बहुत से लोगों की जान भी जा चुकी है। यदि बात की जाए हादसों को लेकर तो सैकड़ों की संख्या में वहां पर हादसे हो चुके हैं। लेकिन प्रशासन से जब इसी बात की जाती है तो प्रशासन उन्हें जागरूक करने के लिए, प्रयास करने के लिए बोलता है। कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से दूर होता दिखाई दे रहा है। वहीं बात की जाए तो सरकार के द्वारा भी गौ सेवाएं बनाई गई हैं, लेकिन उसमें जो जानवर व्यवस्थित रूप से होना चाहिए वो व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से हाईवे पर तेजी से गाड़ी जो चलती हैं, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो या बड़े बड़े वाहन जाते हैं तो हाईवे पर जानवर रात्रि के दौरान बैठे मिलते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े हादसे घटित होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल के हबीबगंज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे और इस समय आप देख सकते हैं कि मेगा इवेंट की मेगा जो तैयारी है वो जोरों शोरों से जारी है। 5 ड्रोन राजधानी भोपाल में बनाए जाएंगे, जिसमें पीएम सीएम के कटआउट लगेंगे। इसके साथ ही 5 राज्यों के 300 से अधिक जो लोग हैं वो इस पूरे कार्यक्रम स्थल की तैयारी कर रहे हैं। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। वो भोपाल में तकरीबन 4 घंटे रुकेंगे। इसके साथ ही एलईडी स्क्रीन भी यहाँ पे लगाई जाएगी, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन को लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुन सके। और आप देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जिसका शुभारंभ करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही कोविड का विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। जैसे तैयारी की जा रही है जोरों शोरों से, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को बिठाया जाएगा। कुछ का यहाँ पे तैयारी के साथ कुछ कर्मचारी भी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर बताएंगे कैसे? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने का कार्यक्रम, इसमें मास्क लगा के अंदर आना और सैनिटाइजर करके हाथ धुलाया जाना और डिस्टेंस बना के आगे चल के बैठाने का कार्यक्रम। सीटिंग व्यवस्था की गई है अभी है 122 कुर्सी रखाई गई अपन के लाने सोफा वाली और 442 कुर्सी रखाई कुशन चेयर की और 114 कुर्सी रखी प्लास्टिक की। मंच में कितने लोग हैं? 300 आदमी रहेगा। मंच पे कम से कम
मोदी के प्राइम मिनिस्टर के साथ में कम से कम 10 आदमी उनकी टीम रहेगी। बाकी हमारे जो एमपी सरकार के कुछ लोग हैं। समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत राजकुमार प्रधान, सरपंच ग्राम पंचायत चिचिया एवं सरपंच संघ अध्यक्ष देवभोग ब्लॉक। समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं